हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। और भाषा विज्ञान हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपका भाषा विज्ञान से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। और इसके रिगार्डिंग हमारा 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा परिवार, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद हमने खड़ी बोली हिंदी का विकास देख लिया, जिसके अंदर जो साहित्यिक युग होता है आपका भारतेंदु पूर्व युग, ये सभी डेट आपको अच्छे से बताए गए हैं। भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं हैं, किस चीज़ों पर जो है हिंदी किस रचनाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हिंदी के विकास का, ये सब हमने देखा। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, यहाँ पे जितना भी है ये सब हमने देख लिया है। और आज जो हम देखेंगे वो है आपका हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनका क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी आपका हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा, जहाँ भी आपके सिलेबस में भाषा साहित्य होगा, भाषा विज्ञान होगा, वहाँ पे आपका यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र को हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में। मैं आपके साथ यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सब देख लिया है कि पहले हमने क्रम में सभी चीज़ों को देखा। थोड़ा सा 5 मिनट में मैं इसको रिवीजन करवा देती हूँ आपको, ताकि जो 2 दिन में आपने पढ़ा है वो आपको एक बार में पूरा रिकॉल हो जाए और सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ेंगे और सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत बार रिपीट कराती हूँ, तो बहुत हद तक जो है क्लास में आप चीज़ें याद कर पाएंगे। ये आप खुद में महसूस कीजिएगा जब आप पूरा क्लास यहाँ पे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। तो देखिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन ही उन्हें नहीं मिलता है, तो आपने ज़रूर बेल आइकन नहीं दबाया होगा, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और सही समय पर आप सही तैयारी कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थ्योरी क्लास को आप पहले देखें। सिर्फ क्वेश्चन लगाने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको इसके पीछे की कहानी पता ही ना हो। तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको फ्री क्लासेस में यहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध करा रही हूँ, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करना है और चीज़ों को बढ़िया से ग्रहण करना है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, या तो आप इसको बहुत बार रिवीजन कीजिए। ये PDF मैं आपको दे दूँगी जब ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी, आप उसमें तसल्ली से उसको लेकर के नोट्स बना सकते हैं, या चाहे तो आप क्लास के बीच में भी नोट्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि सभी चीज़ें आप जो है नहीं कर सकते हैं बार बार। वीडियो को आपको 3 बार 4 बार देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख के आपको ज़्यादा सहूलियत लगता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संस्कृत, उसके बाद पाली आता है, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश से अवहट आता है और अवहट से हिंदी। ये क्रम हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भारतीय भाषा परिवार में विभाजित किया गया। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को ये 13 नंबर आपको याद रखना है। 13 भाषा परिवार में इसको बांटा गया है। कौन कौन है? तो भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भाषा परिवार के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो सभी नाम को देख लेंगे। सेमेटिक, हेमेटिक काफ़ी पूछा जाता है, आपके ऑप्शन में रहते हैं। आग्नेय जो है ये आपका भाषा परिवार के अंदर आता है। यूराल, अल्टाइक, बाटू, रेड इंडियन, काकेसस, सुडानी, जापानी, कोरियाई और बुशमैन, ये आपके जो 13 हैं ये भाषा परिवार हैं। इसको ज़रूर देखेंगे। भाषा का परिवार जो है ये भारत में कितना है? तो 4 भाषा परिवार जो है भारत में मिलते हैं। कौन कौन? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत सबसे बड़ा जो है वो है भारोपीय भाषा परिवार और सबसे छोटा कौन सा है? चीनी तिब्बती। तो ये सब हमने देख लिया था। और भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पे सिर्फ हम रिवीजन देख रहे हैं, ताकि रिवीजन करने में कभी भी समय नहीं लगता है। आप खुद भी कभी भी आप 10 मिनट का समय लेके सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। लेकिन आप सोचते हैं कि पढ़ाई ही नहीं हो रहा है तो रिवीजन कहाँ से होगा? तो रिवीजन के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप 10 मिनट तो आप आधा घंटा ऐसे ही आप रील्स वगैरह देख के निकाल देते हैं या किसी भी चीज़ में आप निकाल देते हैं। ये 10 मिनट अगर आप किसी एक टॉपिक को रोज़ आप अगर प्रैक्टिस कर लें, रिविज़न कर लें,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि सभी चीज़ें आपके दिमाग में कैसे बैठ जाएंगी और एग्जाम के टाइम में आपको वो सभी चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और संस्कृत या शिष्ट भाषा भी कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलता होगा, तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषीय आंकड़ा अगर देखा जाए तो हिंदी मातृभाषा है लगभग 43.63% लोगों की, ये भी आपका जनगणना के अनुसार बताया गया। इसके बाद हमने भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीनों का काल आपको ध्यान में रखना है, 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसके अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारतीय के अंदर पाली प्राकृत और अपभ्रंश आता है। हिंदी की बोलियां, मराठी, बांग्ला, उड़िया, ये सब आपका आधुनिक भारत के अंदर आता है। इसके बाद हमने देखा पूरा डिटेल में इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, तो दोनों में सिर्फ इतना आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि चारों वेद जो हैं ये आपकी वैदिक संस्कृत के अंदर आते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है आपका वैदिक संस्कृत के अंदर आता है। लौकिक संस्कृत में आपका पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि के रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जो आता है आपका लौकिक संस्कृत के अंदर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। मध्यकालीन में हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को देखा, इसकी सभी रचनाओं को हमने देखा। जैसे पाली में हमने देखा कि इसे प्रथम पाली भी कहते, प्राकृत भी कहते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा पूछा जाए तो पाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध साहित्य विशेष रूप से आपका पाली में ही रचित है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश आपके पाली भाषा में रचित है। और प्राकृत में आपका जैन धर्म होता है और जैन धर्म में महावीर के सभी उपदेश आपके प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यहाँ पे इस अवधि में आपके सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्रीय, मागधी, अर्ध मागधी नामक जितने भी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई वो प्राकृत के समय में ही विकसित हुई। इसके बाद हम अपभ्रंश की तरफ बढ़ेंगे जो हमारी आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है और यहाँ पे इसका समय आपको ध्यान में रखना है। जिसके बाद अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को हम संक्रांति काल कहते हैं। कवि धनपाल का जो रचना है भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, कल भी हमने इसको रिवीजन किया था और लगभग रोज़ हम रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रट जाएंगी। ठीक है, अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, प्राकृताभास कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेनी ने पुरानी हिंदी कहा है। विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। रचना विद्यापति का कीर्तिलता, रोड़ा कवि का राउरवेल, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण और अब्दुल रहमान का संदेश रासक, ये सब आपका अपभ्रंश में रचित रचना है जिसे अवहट के नाम से भी जाना जाता है जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है। ये सब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखा था जिसमें ये हमने सभी बातें देखी। यहाँ पे ये भी 3 रूप में आपका है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, जिसके अंदर फिर हमने अपभ्रंश का भेद देखा था। सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी आता है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी आता है। मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आता है। खस अपभ्रंश के अंदर पहाड़ी आता है। ब्राचट के अंदर पंजाबी और सिंधी आता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर मराठी आता है। ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ध्यान में रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति देखा, कहाँ जहाँ पे सिंध से आपका हिंद शब्द बना, हिंद से आपका हिंदी बना, किस प्रकार से सप्ताह में हफ्ता इस्तेमाल में आता है आपका फारसी शब्द में, ये सब हमने देखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अमीर खुसरो जो है वो हिंदवी का शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था सबसे पहले और इन्हीं से जो है प्रचलित हुआ। और इनकी एक रचना है खालिक बारी जो फारसी हिंदी शब्दकोश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी रचना इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए की थी और जिसमें इन्होंने 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया है। और भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, सबसे प्राचीन प्रयोग किसने किया है, सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है 1424 में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। खड़ी, इसके बाद हमने कल की क्लासेस में देखा खड़ी बोली हिंदी का विकास। ठीक है, जहाँ पे हमने भारतेंदु पूर्व की बातें देखी। भारतेंदु पूर्व में हमने देखा कि अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज हैं जो यहाँ पे हिंदवी की बात करते हैं, शुद्ध खड़ी बोली की बात करते हैं। और हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, जब आज तक के समय के 3 कालों में विभाजित है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1400 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल 1800 से अब तक। ठीक है, ये हम साहित्यिक
की भाषा में कर रहे हैं। हिंदी का विकास में सर्वप्रथम योगदान किसका है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का है। और इसके आचार्य कौन थे, जॉन ग्रिस्टाइल, ये भी आपको बताया गया है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका, तो इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान है। कई बार आपका पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन संबंधित है, नहीं है, तो प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल में रची गई है और लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई गई हैं, जो प्रेम सागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सदल मिश्र की सबसे प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 1803 में रचित है। अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना भी इन्होंने ही की है। सदा सुखलाल ने अपनी सहयोगी की तुलना में कम लिखा है और सुख सागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे पत्रिका से संबंधित योगदान क्या रहा हिंदी में, ये सब हमने देखा। उदन मार्तन 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, इसको हमने देखा, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1829 में सरकार ने इसे बंद करवा दिया था, तो ये भी आपको पता होगा। और बंगदूत किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है, सॉरी पत्रिका है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, भारतेंदु युग। भारतेंदु पूर्व युग में दो प्रसिद्ध लेखक हुए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह। दोनों में सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है ये उर्दू शैली में प्रयोग करते थे और लक्ष्मण सिंह जो है ये संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते थे, विशुद्ध हिंदी। ठीक है, बस ये दो बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बनारस अखबार किसकी है, सितारे हिंद की है। 1844 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी मतलब उर्दू मिश्रित भाषा। ठीक है, उर्दू शैली में इसका विरोध किसने किया, सुधाकर पत्रिका ने किया। और इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षन भी आया और जो दैनिक प्रकाशन था। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। ये सब कुछ पत्रिकाएं हैं जो हिंदी विकास में आपका प्रमुख योगदान देते हैं। तो ये सब हमने देखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह की आगरा से इन्होंने प्रकाशित किया था समाचार पत्र प्रजा हितैषी, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, 1861 में। इसके बाद हमने देखा कि राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया। ईसाई पादरी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। फिर ये कलकत्ता बुक सोसाइटी और आगरा बुक स्कूल सोसाइटी का भी स्थापना किया गया इसी के उपलक्ष्य में। ये सब हमने देखा। फिर भारतेंदु युग हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है शॉर्ट में मैंने आपको सभी बातें यहाँ पे बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इसके बाद मैं आपको उपभाषाएं आज बताऊँगी बहुत अच्छे से, बोलियाँ और उनके क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब आप देख ही चुके हैं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इनका समय याद रखिएगा 1850 से 1900 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये सब हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे 3 इनका मैगज़ीन आपको याद रखना है, पत्रिका। तो भारतेंदु जी का हरिश्चंद्र मैगज़ीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। बाला बोधनी महिलाओं के लिए है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस युग में कौन कौन से रचनाकार हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही है। तो भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन कौन है, इनका मूल स्वर क्या था, नवजागरण, ये भी पूछा जाता है। और कौन कौन से रचनाकार हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, रामचंद्र गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण, ये सब आपके हो जाएंगे भारतेंदु मंडल के अंदर। और इसके बाद हमने देखा हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1893 ईस्वी में इनकी जो है स्थापना की जाती है। इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें। और नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से ही इंडियन प्रेस प्रयाग ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसके प्रथम संपादक कौन थे, चिंतामणि घोष, याद रखेंगे। इसके बाद हमने द्विवेदी युग देखा। द्विवेदी युग में हम यही जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया 1903 से लेकर 1920 तक, यही द्विवेदी युग का भी समय है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है सरस्वती पत्रिका को, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल इसे कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा कि ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार कौन कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी और फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये सभी जो हैं आपके द्विवेदी युग के अंदर आ जाएंगे। इसको हमने देख लिया। फिर छायावाद के अंदर जो है आप सभी को पता है 4 प्रमुख कवि हैं आपके, प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा।
और यहाँ पे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के प्रमुख कवि के अंदर आ जाएंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों अलग अलग हैं। बालकृष्ण भट्ट आपके जो है वो भारतेंदु युग के अंदर आते हैं और यहाँ पे छायावाद के अंदर बालकृष्ण शर्मा नवीन आ जाते हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह, ये सब जो है आपके छायावाद के अंदर आ जाते हैं। प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो इसका समय याद रखिए, पूछा जाता है 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद कहते हैं और ये कार्ल मार्क्स जो है इसके आदि प्रवर्तक हैं। याद हुआ कि नहीं आपको, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 2 दिन से आप जुड़े हैं इस क्लास के अंदर तो अब तक आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार रिपीट किया है। ठीक है, प्रगतिवादी कवियों में कौन कौन आ जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा। ठीक है, इसके बाद प्रयोगवाद में हमने क्या देखा कि ये आगे जो है इसमें तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया है। राहु का अन्वेषी कहा है तार सप्तक के कवियों को, और अस्तित्ववाद का प्रभाव इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और नई कविता जो है इसमें नई कविता का प्रकाशन वर्ष जो है 1954 है और इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ और इसके संपादक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। ठीक है, और फिर हमने कुछ संस्थाओं के नाम देखे, बस इतना हमने देख लिया था। अब आज हम देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए पहले तो ध्यान रखेंगे, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। पहले आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में रहते हैं और आपको पता चलेगा तब जब आप इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कोई भी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती है। कोई भी बोली जो विशेष रूप से एक बोली है उसको साहित्य रचना उसमें नहीं की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें उपभाषा क्या होता है, तो यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली नहीं रह जाती है, उपभाषा के रूप में कहलाई जाती है। समझ में आया? अगर किसी बोली का रूप थोड़ा विस्तृत होता जाता है, क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और जहाँ पे साहित्य रचना होने लगती है वहाँ पे वो आपकी उपभाषा के अंदर आ जाती है। अब हम ये जानेंगे कि जब किसी उपभाषा को साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक निश्चित व सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसके क्षेत्र और विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। ठीक है, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोली के अंदर उपभाषा नहीं होती है बल्कि उपभाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं। उम्मीद है कि ये अंतर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे उपभाषा क्या है, बोली क्या है और भाषा क्या है। अब हम विभाषा को देखते हैं कि विभाषा क्या है। तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला हुआ है, बोली से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है उससे। यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी के महत्वपूर्ण विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि है। तो ये क्या होता है, एक प्रांत में आपका बोला जाता है, मतलब ये किसी एक प्रदेश या किसी एक क्षेत्र से थोड़ा सा और विस्तारित रूप होता है इसका, और ये आपकी जो है विभाषा कहलाती है। जैसे कि अवधी, बघेली, खड़ी बोली, ये आपकी भाषा ना होकर क्या है, विभाषा के अंदर भी आती है। अब देखिए, हिंदी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, राजस्थानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और बिहारी क्षेत्र। ठीक है, ये 5 आपको नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है आपसे। तो हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी की 5 बोलियां आती हैं। ये आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कितनी बोलियां आती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन आपको दे सकता है। तो याद रखेंगे 5 बोलियां इसके अंदर आती है। कौन कौन सी आती है, इसका प्रमुख क्षेत्र, सभी चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज़ इसका आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं दुगनी उत्साह के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तो बस यही एक रीज़न है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ। तो बस आपको अगर वर्थ इट लगता है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो इतना तो
बनता है, आप कर सकते हैं। चलिए, खड़ी बोली का उद्भव जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी भी है। तो ये भी प्रश्न आपका एक बन जाता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी नाम से जानते हैं। इसको आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण खड़ी बोली हो गया। और इसका नामकरण किसने किया? लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में 1803 में इसकी भूमिका में इसका किया है नामकरण, ठीक है। तो खड़ी बोली जो है इसका नामकरण किसने किया है? लल्लू लाल जी ने अपने रचना प्रेम सागर में किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस भाषा के अन्य नाम भी हैं, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर, बोलचाल की हिंदुस्तानी आदि भाषाएं। तो ये सब आपके खड़ी बोली के अंदर आता है। वर्नाकुलर भी आपकी खड़ी बोली या कौरवी बोली के अंदर आती है। अब हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर काफ़ी पूछा जाता है, मेरठ काफ़ी पूछा जाता है आपका, सहारनपुर भी पूछा जाता है, मुजफ्फरनगर भी पूछा जाता है। तो देखिए, आपसे अगर क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। अब आपने खुद ही ये चीज़ को अनुभव किया होगा। अगर आप 2 दिन से मेरे उस क्लास में जुड़े हैं जो मैं आपको भाषा विज्ञान की करवा रही हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने परसों पढ़ा, उसके बाद हमने कल भी पढ़ा, तो हमने रिपीट किया 2 बार 3 बार हमने रिपीट किया, तो आपको आगे वाली चीज़ें याद हो गई होंगी। तो इसी तरह अगर आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्र भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप इसको एक क्रम में देखे जा रहे हैं। पहले आपने देखा खड़ी बोली में आपने इसको देखा और बार बार इसको पढ़ा, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में ना ये पिक्चर क्लिक हो जाएगी कि यह हमने पढ़ा था। सबसे पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श और मानक खड़ी बोली माना जाता है। तो मेरठ विशेष रूप से आपका प्रसिद्ध है खड़ी बोली के लिए, ठीक है। अब एक बात ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खड़ी बोली आकार बहुला होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा था? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था खड़ी बोली के उपलक्ष्य में, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। मूल कौरवी में लोक कथा, गीत, पहेली, गीत नाटक आदि लोक साहित्य भी उपलब्ध हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रज भाषा के अंदर, ठीक है। ब्रज भाषा के अंदर आते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? तो अभी हम पश्चिमी हिंदी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे, अभी हम पश्चिमी क्षेत्र की भाषाओं को देख रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 जो बोलियां हैं, जिसमें हमने खड़ी बोली देख लिया है। अब हम ब्रज भाषा देखेंगे, ठीक है। तो ब्रज भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। आपको अपभ्रंश में पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो आपको याद कर लेना है। 2-4 बार कॉपी में पेंसिल निकालिए और लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं उपाय बताती हूँ उसको आप अगर करेंगे, फॉलो कीजिएगा मेरी बातों को, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र मथुरा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मथुरा हो गया। अन्य क्षेत्र की हम बात करें तो आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा भी आपका पूछा जाता है, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मथुरा और आगरा भी, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगरा, मथुरा, ये सब आपके प्रश्न में पूछा जाता है। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत ही संपन्न है और यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है। ब्रज भाषा में ही कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को विकसित किया गया है, ये भी बात आप बखूबी जानते हैं। और किस काल में ये ज़्यादातर प्रचलित हुआ? तो भक्ति काल और रीति काल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। भक्ति काल तथा रीति काल दोनों में रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में ही हुई है। संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रज भाषा तथा ब्रज बोली 2 अलग अलग भाषाएं हैं। ब्रज बोली जो है इसका प्रयोग मिथिला, बंगाल, असम, उड़ीसा के कृष्ण भक्त रचनाएं करने के लिए करते थे और ब्रज बोली को पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट और नई बातें आपको यहाँ पे पता चली है। चलिए आगे देखिए, साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं बल्कि ब्रज भाषा
कहा जाता है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि ब्रजभाषा में रचित किन्होंने सबसे ज़्यादा रचना रची है। तो ये सभी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी की भी कुछ रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा में रचित हैं, जैसे कवितावली और विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस भाषा में रचित है, तो ब्रजभाषा में रचित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ब्रजभाषा देश के बाहर तजुबेकिस्तान में भी बोली जाती है, जिसे तजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ब्रजभाषा से संबंधित हमने सभी बातों को यहाँ देख लिया। अब हम चलते हैं बांगरू यानी कि हरियाणवी भाषा। तो हरियाणवी भाषा को बांगरू भाषा भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बांगरू या हरियाणवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी भाषा आकार बहुला है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बुंदेली। तो बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र झांसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झांसी बहुत पूछा जाता है। तो बुंदेली जो भाषा है वो झांसी में बोली जाती है। जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोली जाती है। बुंदेली भाषा ओकार बहुला है, ये पूछा जाता है, आपका पंक्ति दे दिया जाएगा तो पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने आकार पढ़ा था, यहाँ पे याद रखें बुंदेली में आपका ओकार बहुला होती, मतलब यहाँ पे ओकार में ज़्यादा प्रयोग है भाषा में, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख कवि कौन है बुंदेली भाषा के, तो याद रखेंगे केशवदास, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगनिक आदि जो है ये बुंदेली कवि हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कन्नौजी की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्नौजी में हम क्या देखेंगे, कन्नौजी का भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र इटावा काफ़ी पूछा जाता है। इटावा जो है आपका वो कन्नौजी क्षेत्र के अंदर, कन्नौजी भाषा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये सभी आपकी कन्नौजी भाषा है। और कन्नौजी भाषा में ओकार बहुला होता है, ये भी याद रखेंगे। तो इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं कौन है, तो चिंतामणि, नीलकंठ, मतीराम आदि जो कवि हैं वो कन्नौजी और ब्रज भाषा में रचित रचनाएं इन्होंने की हैं। अब हम कुछ देखेंगे पूर्वी क्षेत्र की हिंदी बोलियाँ। तो हमने देखा पश्चिमी क्षेत्र में कुल 5 बोलियाँ थीं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में कुल कितनी है, 3 बोलियाँ हैं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखेंगे, ये 3 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र यानी कि P = ABC, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अवधी के बारे में जानते हैं। तो अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये याद रखना है आपको। अपभ्रंश में आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो सभी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। तो अभी तक हमने देखा पश्चिमी क्षेत्र में जितना भी हमने देखा वो सौरसेनी अपभ्रंश के रूप में था। अब यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र की जो बोलियाँ हैं वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका मुख्य केंद्र क्या है, अयोध्या या अवध। अवधि से ही आपको समझ में आ गया, अयोध्या या अवध। इसे कोसली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोसली पूछा जाता है। ये कोसली जो है आपका अवधि के ही रूप है, इसको आप बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर काफ़ी पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे अवधि हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बाराबंकी भी एक बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सभी क्षेत्र में जो है आपके अवधि बोला जाता है। अब सिर्फ आपको ना अपभ्रंश नहीं दे दिया जाता है कि अपभ्रंश में कौन सी भाषा विकसित हुई, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा डेवलप हो रहा है और आपको भी साथ साथ अपनी तैयारी को थोड़ा डेवलप करना है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सभी चीज़ें बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधि में हुई है। मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जायसी का पद्मावत, तुलसीदास की रामचरितमानस, उस्मान की चित्रावली, रघुनाथ दास
राम स्नेही आदि इसके प्रमुख कवि हैं। और ये इनकी जो रचनाएं हैं ये सब आपके सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य रचना में अवधि में हुई है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। पूछा जाए चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, रामचरितमानस, चित्रावली, ये सभी रचनाएं आपके अवधि में रचित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अवधि में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। भारत के बाहर फिजी में अवधि बोलने वालों की संख्या अधिक है, ये भी याद रखेंगे। अवधि की पहली रचना चंदायन जो है 1370 में माना जाता है। चंदायन किसकी रचना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं कितना आप क्लास में ध्यान देते हैं, है ना। अब बघेली की मैं बात करूं तो बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है, तो बस क्षेत्र याद रखिए, बघेली में ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। तो रीवा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बघेली के सतना हो गया, शहडोल, मेहर के आसपास का क्षेत्र। तो रीवा आपका एग्जाम में पूछता है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट भी करती चल रही हूँ। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, खेड़ागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर आदि आता है। तो छत्तीसगढ़ी आपका तो वैसे नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके जो है अवधी, ब्रजभाषा, ये सब आपका ज़्यादा पूछा जाता है क्षेत्र के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का लेकिन आप क्षेत्र ध्यान में रखेंगे, हो सकता है बिलासपुर आपका पूछा गया है 1-2 बार, तो बिलासपुर पूछा जाता है, रायगढ़, ये सब थोड़ा ध्यान में रखेंगे, या रायपुर। ठीक है। चलिए राजस्थानी क्षेत्र अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बोलियां हम देख रहे हैं। अब राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां विकसित हुई। अभी तक हमने देखा पश्चिमी भाषा जिसमें 5 बोलियां थी, पूर्वी भाषा जिसमें 3 बोलियां थी। अब हम देख रहे हैं राजस्थानी क्षेत्र जिसमें आपकी 4 बोलियां हैं। पहले तो ये आपको ना ये नंबर भी याद रखने हैं। ठीक है। तो राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत 4 बोलियां विकसित हुई, कौन कौन सी, तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न घुमाता भी है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे, नोट करते हुए चलिएगा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा जो है ये मारवाड़ी, इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपने पढ़ा है पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थानी क्षेत्र भी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से प्रस्तुत है, से विकसित है। ठीक है। तो इससे हुआ है, इसका क्षेत्र याद रखना है, जोधपुर, जैसलमेर काफ़ी पूछा जाता है, बीकानेर भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, याद रखें, जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पे आपकी पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी किस राजस्थानी के अंदर आएगा, तो पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आएगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो किसी भी प्रकार से तोड़ के मरोड़ के कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आंसर कर देंगे, क्योंकि आपने अच्छे से थ्योरी को समझा है। ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी आप ध्यान रखेंगे, मारवाड़ी हो जाएगा। देखिए शॉर्टकट के तरीके पे नहीं चलेंगे, शॉर्टकट जो होता है वो शॉर्टकट ही होता है। आपको थ्योरी करना चाहिए और अच्छे से चीज़ों को समझ के क्वेश्चन के आंसर लगाने चाहिए, क्योंकि जो सख्त चीज़ें होती हैं वो एक बार होती है, मतलब आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप क्रैक कर लोगे कोई भी एग्ज़ाम, वरना आप सिर्फ तैयारी ही करते रह जाओगे। इसीलिए आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना है और एक बार अच्छे से डीपली आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। पश्चिम राजस्थानी आपने देखा, मारवाड़ी इसके अंदर आ जाता है। पूर्वी राजस्थानी के अंदर आता है जयपुरी और ढूढ़ानी। जयपुरी को ही ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, याद रखिए। ठीक है। जयपुरी को ढूढ़ाड़ी कहते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे जयपुरी को ही क्या कहते हैं, ढूढ़ाड़ी कहते हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है और इसका क्षेत्र याद रखिए, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ये तीनों ही पूछा गया है, ये तीनों ही एग्ज़ाम में आपके बने हैं। तो जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ ये सभी आपके किस प्रकार की राजस्थानी भाषा है, तो जयपुरी और ढूढ़ाड़ी। ठीक है। और ये पूर्वी राजस्थानी के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी में आपका क्या होता है, मेवाती होता है। ठीक है। यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर इसके आसपास बोली जाती है। इसकी एक मिश्रित बोली है अहीरवाटी, पूछा जा सकता है अहीरवाटी आपका किसका मिश्रित बोली है, तो उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती की जो है मिश्रित बोली है।
अहीरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए दक्षिणी राजस्थानी बोली को देखें तो मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी के अंदर आता है। यहाँ पे इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल, होशंगाबाद के आसपास की बोले जाने वाली बोलियाँ मालवी होती हैं, जो कि दक्षिणी राजस्थानी के अंदर आती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियाँ विकसित हुई। अब हम पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियाँ विकसित हुई। 2 बोलियाँ कौन कौन सी है? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसार, सिरमौर पूछा जाता है, आपका पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आता है, याद रखेंगे। शिमला हो गया, मंडी, चंबा के आसपास का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पहाड़ी के अंदर आता है। और मध्यवर्ती पहाड़ी में आपका देखिए कुमाऊनी जो है ये मध्यवर्ती पहाड़ी के अंदर आता है, और गढ़वाली। ठीक है। क्रमशः अगर देखा जाए तो कुमाऊं आपका कुमाऊनी बोला जाता है, गढ़वाल में आपका गढ़वाली बोला जाता है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र की बोलियां हैं, ये भी याद रखेंगे। अब हम पहुंच गए हैं बिहार क्षेत्र के बोलियों के ऊपर। तो बिहार क्षेत्र में 3 बोलियां विकसित हुई। तो याद रखेंगे यहाँ पे 3 बोलियां विकसित हुई आपकी। कौन सी? मगही को हम देखते हैं पहले। तो मगही जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। बिहार क्षेत्र बिहारी हिंदी आपका किस में विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश में विकसित हुई है। ठीक है, सारे ही। तो मगही विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से। या पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास की बोली आपकी मगही भाषा में बोली जाती है। ठीक है। अब भोजपुरी बोली देख लीजिए। भोजपुरी भी आपकी बिहारी भाषा के अंदर आती है, बिहारी हिंदी के अंदर। तो भोजपुरी मागधी अपभ्रंश का ही पश्चिमी रूप से विकसित हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है भोजपुर यानी कि बिहार। ठीक है। इसके अन्यत्र अगर देखा जाए तो बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण और सारण जैसे जगह पे आपका भोजपुरी बोला जाता है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सर्वाधिक हैं और भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोलियां हैं। और भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में भी इस बोली का प्रसार है, याद रखेंगे। ठीक है। भोजपुरी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। तो भोजपुरी में लिखित साहित्य अत्यंत कम है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भिखारी ठाकुर, इनको भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भिखारी ठाकुर के अतिरिक्त महेंद्र मिश्रा इस बोली के मुख्य साहित्यकार हैं। इन्हें पूर्वी गीतों का जनक, पूर्वी गीतों का सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना अपूर्व रामायण भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इन्हें भोजपुरी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। किन्हें? तो याद रखेंगे महेंद्र मिश्रा। ठीक है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महेंद्र मंजरी, कजरी संग्रह, मेघनाद वध, महेंद्र दिवाकर आदि। मेघनाद वध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। अब भोजपुरी बोली जो है वो हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं मैथिली के ऊपर। तो मैथिली भी आपका बिहारी हिंदी के अंदर आता है और मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसकी लिपि तिरहुता और देवनागरी है। तो तिरहुता भी याद रखेंगे और देवनागरी है। इसका मुख्य केंद्र मिथिला है। यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली जो है मिथिला, ये आपका 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के क्षेत्र में यह बोली जाती है। मगही तथा मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से भी संपन्न भाषाएं हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हम मैथिली की बात करें तो मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति सबसे प्रसिद्ध जो है यहाँ पे मैथिल रचनाकार माने जाते हैं और जिनकी रचना पदावली जो है ये सबसे ज़्यादा मैथिली को चरमोत्कर्ष पर इन्होंने पहुँचाया। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास, रंजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वर्गगंधा, ये सभी मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं, पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिहार से संबंधित है और ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये सब हमने देखा। अब इसको हम एक जगह पे इसको समराइज़ कर लेंगे, जो उपभाषाएं और बोलियां हैं उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है आपका 5, कौन कौन सा?
खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 आपका हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है। ठीक है। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर और मुरादाबाद आपका खड़ी बोली और कौरवी जो है इसके अंदर मुख्य क्षेत्र के रूप में आप देख सकते हैं। ब्रजभाषा में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा और बदायूं काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बांगरू और हरियाणवी में आपका हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग। बुंदेली में झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर और होशंगाबाद। और कन्नौजी में इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। ये आपका पूछा जाता है, कन्नौज के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। पूर्वी हिंदी में हमने 3 देखा था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी में आपका लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा और बस्ती। बघेली के अंदर था आपका रीवा, सतना, शहडोल, मेहर और उसके आसपास के क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ी बोली में था आपका सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ और रायपुर और दुर्ग। ठीक है। राजस्थानी में अगर हम बात करें तो राजस्थानी में आपने देखा 4 होते हैं। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आता है। जयपुरी या ढूढ़ानी आपका पूर्वी राजस्थानी के अंदर आता है। मेवाती आपका उत्तरी राजस्थानी के अंदर आता है। और मालवी आपका दक्षिणी राजस्थानी के अंदर आता है। डिटेल में पूछा जा सकता है, ये आपसे याद रखेंगे। मारवाड़ी जो है ये किस में आपका देखने को मिलेगा, क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, ये 2 आपका काफ़ी पूछा जाता है। जयपुरी या ढूढ़ानी में आपका जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ी में आपका अलवर, गुड़वार, भरतपुर, उसके आसपास के क्षेत्र। और मालवी में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतमाल, भोपाल, होशंगाबाद और इसके आसपास के क्षेत्र। अब हम आगे देखते हैं पहाड़ी में हमने 2 बोलियां देखी, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी आपका कुमाऊं में बोली जाती है, गढ़वाली आपका गढ़वाल में बोली जाती है, याद रखेंगे। और इसके बाद बिहारी हमने देख लिया, बिहारी हिंदी में मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये सब आपका मगही हो गया। भोजपुरी आपका बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये सब जगह में आपका भोजपुरी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मैथिली आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के क्षेत्र, ये सभी हो जाएंगे। तो एक बार में हमने इसको समराइज़ कर दिया अच्छे से। तो अभी हमने जितना भी हिंदी भाषा पे थोड़ा क्वेश्चन हमने अभी आपको जितना कुछ बताया है, तो उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि आपको ये सभी चीज़ें कितना समझ में आई और कितना आप इसको सही कर पा रहे हैं। तो हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ, आप सभी को बताना है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे देते हुए चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका संस्कृत हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? भारतीय आर्य भाषाओं को याद रखेंगे 3, 4, 5 या 2, याद रखिएगा। भारतीय आर्य भाषाओं की बात की जा रही है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है मैंने कि 3 जो है भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंदर आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो आप सभी को पहले ही बहुत अच्छे से बताया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको ये डिटेल में बताया है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश? तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली। क्या आप इसका आंसर बना पा रहे हैं? अगर आंसर बना पा रहे हैं इसका मतलब आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। तो वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो आप बहुत निश्चित रूप से आप इसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि कितना आप इसको समझ पाए हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है बताएंगे? यहाँ पे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है, तीनों ही बताया है। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? तो याद रखेंगे यहाँ पे पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश आता है। तीसरा नंबर पे कौन आता है? अपभ्रंश आता है। तो 5वां का आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी बोली का क्षेत्र बताना है, कौन सा हो जाएगा? पटना, दरभंगा, बनारस, पूर्णिया। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना, दरभंगा, बनारस, पूर्णिया। भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो 6 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बनारस, क्योंकि यहाँ पे बाकी आप देखिए दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ पे आपका ज़्यादातर जो है मैथिली भाषा बोली जाती है।
आगे बढ़ते हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अवधी का, उड़िया का, बघेली का, राजस्थानी का। बहुत अच्छे से सारे अपभ्रंश को समझाया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे? देखिए, अवधी जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंदर आता है, ये नहीं होगा। उड़िया जो है ये आप देखिए आधुनिक हिंदी बोलियों के अंदर विकसित हुआ था, जो आपका सौर सैनी के अंदर नहीं आता है। बघेली भी जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। राजस्थानी हो जाएगा, या पश्चिमी हिंदी होता तो भी आपका सौर सैनी अपभ्रंश के अंदर आ जाता। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय या चीनी तिब्बती। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। चारों के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे। बहुत बार रिपीट किया है मैंने, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय और चीनी तिब्बती के अंदर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारोपीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भाषा परिवार सबसे बड़ा है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या भारोपीय। सभी को बहुत अच्छे से पता है, भारोपीय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे, हिंदी या हिंदवी की बात की जाए तो कबीर होगा, तुलसीदास होगा, अमीर खुसरो होगा या सरफुद्दीन होगा। तो यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो भी है और सरफुद्दीन भी है, लेकिन आपको कौन सा मानना है? तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पे हिंदवी की बात की जाए वहाँ अमीर खुसरो जी आ जाते हैं। जहाँ पे प्राचीन रूप से हिंदी को विशेष रूप से किसने जिक्र किया है हिंदी का, तब हम सरफुद्दीन के जफरनामा पर बात करते हैं। 1824 ईस्वी के लगभग समथिंग था इनका। तो सरफुद्दीन के जफरनामा में सबसे प्राचीन रूप में हिंदी को इन्होंने हिंदी पर बात किया है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले किया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी या हिंदवी शब्द की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अमीर खुसरो जी थे जिन्होंने इसको किया था। कल हम देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। पूरा राजभाषा हम अच्छे से समझेंगे, अनुच्छेद इससे संबंधित जो है वो सब हम समझेंगे, सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ तक अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है। और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।